लोगो बेटा। अच्छा, परफेक्ट नेगेटिव। उसके बाद बेटा जो केसेस हैं, मिसाल के तौर पर हम यहाँ पर एक केस बना रहे हैं। एक केस ये है, एक केस ये है। इसमें ये है कि पॉइंट्स स्ट्रेट लाइन पर तो नहीं है, लेकिन स्ट्रेट लाइन के क्लोज क्लोज है। इसी तरह यहाँ पर है। अब यहाँ पर हमें क्या मिलेगा? स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग क्यों? क्योंकि स्ट्रेट लाइन के क्लोज है। और पॉजिटिव क्यों? क्योंकि स्लोप पॉजिटिव है। इसको हम क्या कहेंगे? स्ट्रॉन्ग नेगेटिव। ठीक हो गया। ये हमारे पास केस क्या है? स्कैटर डायग्राम का। कोरिलेशन बेसिकली रिलेशनशिप को मेयर करती है, बस, इसके अलावा और कुछ नहीं बताती। अच्छा, जब हम फोरकास्टिंग के लिए जाते हैं तो फिर आती है रेग्रेशन। अच्छा, रेग्रेशन का केस ये है। अच्छा हाँ, सॉरी, उससे पहले जरा कोरिलेशन की कुछ प्रॉपर्टीज, ये चलो वो आखिर में लिख दूंगा। रेग्रेशन ही स्टार्ट कर लेते हैं। अच्छा, रेग्रेशन का केस ये है बेटा कि यहाँ पर एक वेरिएबल डिपेंडेंट होता है दूसरे वेरिएबल के ऊपर। यहाँ पर एक केस ये हो सकता है कि y डिपेंडेंट हो ऑन x, या फिर ये भी हो सकता है कि x डिपेंडेंट हो ऑन y। यहाँ पर अगर मैं जाऊँ y ऑन x पे तो मेरी इक्वेशन बनती है y इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स, और यहाँ पर इक्वेशन बनती है x इक्वल्स टू सी प्लस डी भी लिखते हैं, और इसको बीटा एक्स वाई भी लिखते हैं y, और इसको मैं लिख देता हूँ यूं करके बीटा वाई एक्स और x। अब इसमें a और बीटा वाई एक्स या फिर c और बीटा एक्स वाई, ये क्या है? ये कहलाते हैं रेग्रेशन पैरामीटर्स। क्या कहलाते हैं? रेग्रेशन पैरामीटर्स। और उसके बाद बीटा वाई एक्स की बात करूं मैं, तो ये कहलाता है रेग्रेशन कोफिशिएंट। रेग्रेशन कोफिशिएंट ऑफ बीटा वाई ऑन एक्स, ये क्या है बेटा? ये है कोवेरियंस, कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई डिवाइडेड बाय वेरियंस ऑफ एक्स, सॉरी, वेरियंस ऑफ एक्स। ठीक है। और अगर मैं बात करूं बीटा एक्स वाई की, इसका फॉर्मूला है कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई डिवाइडेड बाय वेरियंस ऑफ वाई। ये जब हमें मिल जाएगा अच्छा, बीटा वाई एक्स का एक और भी फॉर्मूला होता है, वो है आर मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स। और इसका फॉर्मूला है बेटा आर मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y। ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पर मुझे a चाहिए। a होता है बेटा y बार माइनस बीटा वाई एक्स इंटू एक्स बार। यहाँ पे मुझे चाहिए c, वो होता है बेटा x बार माइनस बीटा एक्स वाई और y बार। ठीक है। इस तरीके से ये हम कैलकुलेट कर लेते हैं। ये कैलकुलेट हो जाने के बाद इक्वेशन में पुट करते हैं, और फिर वहां पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल को वैल्यू पुट करते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल की फोरकास्टेड वैल्यू मिल जाती है। कोवेरियंस का मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ। अच्छा, अब कोवेरियंस की अगर हम बात करें, कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई, तो ये है बेटा सम ऑफ एक्स, पहले डिफाइनिंग फॉर्मूला लिख देता हूँ, सम ऑफ एक्स माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार अपॉन एन। एक तो ये फॉर्मूला है, ये डिफाइनिंग है। कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई का कंप्यूटेशनल फॉर्मूला सम ऑफ एक्स वाई अपॉन एन माइनस सम ऑफ एक्स अपॉन एन इंटू सम ऑफ वाई अपॉन एन, ये कोवेरियंस का। ठीक है।
ठीक है बेटा, ये कोवेरियंस का फॉर्मूला आ गया। उसके बाद अगर हम स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स की बात करें तो वो है सम ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस सम ऑफ एक्स अपॉन एन होल स्क्वायर और रूट। वेरियंस है तो स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, फिर आर की प्रॉपर्टीज के अंदर अगर हम बात करें तो आर होता है ज्योमेट्रिक मीन बीटा वाई एक्स और बीटा एक्स वाई का, इनको मल्टीप्लाई करके इनका स्क्वायर रूट ले लेते हैं। ठीक है। एक और चीज, ये प्रॉपर्टी थी, एक प्रॉपर्टी और ये है कि आर बीटा वाई एक्स एंड बीटा एक्स वाई मस्ट हैव सेम साइन। इन सब का साइन क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। बेटा कल वाला कौन सा डॉक्यूमेंट था यार, वो ग्रुप पे शेयर कर दो, वो अब्दुल रहमान उसको चाहिए। ठीक है बेटा, ये आ गया। नेक्स्ट हमारे पास एक है y माइनस वाई बार इक्वल्स टू बीटा वाई एक्स इंटू एक्स माइनस एक्स बार, और यहाँ पर है बेटा x माइनस एक्स बार इक्वल्स टू बीटा एक्स वाई इंटू वाई माइनस वाई बार। ठीक है बेटा। अच्छा जी, ये चीजें आ गई। अब इन फॉर्मूलाज को देखने के बाद हम चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। देखना तो देख, नोट करना तो कर। हाँ भाई, नोट कर लिया।
ओके जी, आ जाइए जी। सबसे पहले इस असाइनमेंट के ऊपर क्या कहता है, साइन ऑफ प्रोडक्ट मूवमेंट कोरिलेशन कोएफिशिएंट डिपेंड्स ऑन। देखिए जब आप आर का फॉर्मूला लिखते हैं, आर के फॉर्मूले में दो चीजें हैं। न्यूमरेटर में आता है कोवेरियंस ऑफ एक्स एंड वाई, डिनोमिनेटर में आता है स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई। अच्छा हमें ये मालूम है बेटा कि स्टैंडर्ड डेविएशन कभी भी नेगेटिव, इसका मतलब है कोवेरियंस की बेस है जिस पर आर की वैल्यू डिसाइड होती है। ठीक है, क्योंकि स्टैंडर्ड डेविएशन तो हमेशा पॉजिटिव रहने वाले हैं। अच्छा अब आए क्वेश्चन नंबर 2 पे। इस क्वेश्चन नंबर 2 को पहले एक दफा पढ़ ले सकूं से। क्वेश्चन पढ़ा बेटा आपने? क्या बोला है उसमें? वो आपसे कह रहा है प्रिडिक्ट द नंबर ऑफ एरर्स। देखिए जब भी किसी क्वेश्चन में प्रिडिक्शन की बात आए तो समझ ले वहां पे आपको रेग्रेशन इक्वेशन यूज करनी है। अच्छा जब रेग्रेशन इक्वेशन यूज करनी है तो आपने जिस चीज को प्रिडिक्ट करना है, प्रिडिक्ट हमने किसको करना है, नंबर ऑफ एरर्स को। तो नंबर ऑफ एरर्स आपका हो गया डिपेंडेंट वेरिएबल और आवर्स ऑफ ट्रेनिंग हो गया इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो यानी आपको इक्वेशन चाहिए y ऑन x की। एक बात यहाँ पर है बेटा, y इक्वल्स टू a प्लस बीटा वाई एक्स इंटू एक्स। अच्छा अब ये इक्वेशन बनाने के लिए हम क्या यूज करेंगे, कैलकुलेटर। डायरेक्ट कैलकुलेटर निकालें, वहां पे आप प्रेस करेंगे सबसे पहले मॉड, फिर 3, फिर 2। आपके सामने एक्स और वाई की विंडो ओपन हो जाएगी। यहाँ पे डाटा फीड कर लें। डाटा फीड करने के बाद एसी प्रेस करें, फिर आप प्रेस करेंगे शिफ्ट, फिर आप प्रेस करेंगे 1, फिर आप प्रेस करेंगे 5 और फिर देखें 1 पर ए लिखा हुआ है और 2 पर आपके पास बी लिखा हुआ है। तो ए और बी की वैल्यूज फाइंड आउट करके बताएं। हाँ बेटा, ए की वैल्यू आ रही है 6.825, तो ये बन जाएगा y कैप इक्वल्स टू 6.825 माइनस 0.791x। ठीक है, तो अब उसके बाद ये इक्वेशन बन गई। इस x की जगह फिर हम क्या पुट करेंगे, 5 पुट करेंगे तो हमें y कैप की वैल्यू मिल जाएगी। अच्छा आपका आंसर आ रहा है 2.87।
लेकिन आपका आंसर बेसिकली बनेगा 3। उसकी रीजन क्या है? उसकी रीजन ये है बेटा कि आपके पास यहाँ पर है बेसिकली आप फाइंड आउट क्या कर रहे थे, नंबर ऑफ एरर्स। नंबर ऑफ एरर्स डेसिमल में नहीं हो सकते, ठीक है, इसलिए हमारा आंसर क्या है, डेल्टा। 875 है ना, लेकिन नंबर ऑफ एरर्स है, नंबर ऑफ एरर्स डेसिमल्स में नहीं हो सकते। या आप 2 एरर करेंगे या 3 एरर करेंगे, 2.87 एरर्स तो नहीं होते ना। हाँ। हाँ जी, समझ में आया बेटा? ओके। अगला क्वेश्चन देखिए बेटा। अगला क्वेश्चन है कोफिशिएंट ऑफ रैंक कोरिलेशन। अच्छा, अब रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट के अंदर हम सबसे पहला काम क्या करते हैं, रैंकिंग करते हैं, अगर रैंकिंग ना हुई भी हो तो। यहाँ पर अगर आप देखें तो आपके पास डाटा जो है उसमें रैंकिंग नहीं हुई थी। कैसे पता चलता है? रैंकिंग जो है ना वो 1 2 3 4 इस तरह से शुरू होती है। अच्छा, अब ये देखो, ये है 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, और इसको चलो तो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5। आपके पास R1 जो है वो है 1 2 3 4 5, R2 जो है वो है 5 4 3 2 1। ठीक है, इसके लिए आप क्या करेंगे, दोबारा यही काम करेंगे। पहले मॉड 3 2 प्रेस करो, मॉड 3 2। ठीक है, आपके सामने एक्स और वाई आ गया। इस एक्स और वाई की जगह रैंक्स पुट करने, ओरिजिनल डाटा नहीं, ये जो रैंक्स मैंने यहाँ लिखे हैं बिल्कुल ऐसे, ये आप पुट करें एक्स और वाई की जगह। -1 आ रहा होगा, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल सही, -1 आंसर आ रहा है। ये फॉर्मूले से हो सकता है, जी बेटा, फॉर्मूले से भी हो जाता है और कैलकुलेटर से डायरेक्ट निकल आता है। तो ये ऑर्डरिंग जो आपने करी है या सेटिंग भी कर सकते हैं? नहीं नहीं, हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन रैंक 1, सेकंड हाईएस्ट रैंक 2, थर्ड हाईएस्ट रैंक 3, और इस तरह से चलते हैं।
ठीक हो गया बेटा, समझ में आया सबको? अच्छा, जी बेटा मुदस्सिर। अच्छा, अब अगला क्वेश्चन देखें बेटा। इस क्वेश्चन के अंदर सेम उसने यही चीज पूछी है। रैंक करने के लिए बेटा हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन को रैंक 1 करेंगे, सेकंड हाईएस्ट को रैंक 2 करेंगे। तो आप पहले इनिंग 1 को रैंक करें। इनिंग 1 के अंदर सबसे बड़ी वैल्यू, और तो इसका मतलब ये रैंक 1 हो गया। इसके बाद दूसरी बड़ी वैल्यू, ये रैंक 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7 रैंक हो गया। इसी तरह इनिंग 2 को रैंक करें। हाँ, बस वो वैल्यूज आगे पुट कर देंगे।
हाँ भाई डन। क्या आंसर आ रहा है? आ जाए जी। क्वेश्चन नंबर 5 पे यहाँ पे चेक करें, रैंकिंग ऑलरेडी हुई हुई है, तो बस आप डायरेक्ट कैलकुलेटर में फीड करना है आपको। हम्म, हाँ भाई क्या आंसर है? बीटा। डन हो गया। अच्छा जी, अब यहाँ देखें, यहाँ पर क्या कहते हैं, कंप्यूटर, इसको पढ़ लेंगे एक दफा क्वेश्चन को, फिर मैं इस पे आपको गाइड करता हूँ। इसमें आपने कोरिलेशन की वैल्यू को करेक्ट करके बताना है।
हाँ जी बोले। देखो बेटा, ये जो इनकरेक्ट पेयर ऑफ ऑब्जर्वेशन है ये वाले 70 और 72 और 71 एंड 69, ये इनकरेक्ट है और ये करेक्ट वैल्यूज है। तो जब सम ऑफ एक्स ठीक कर रहा हूँ, एक मिनट। अच्छा, अब यहाँ देखें, सम ऑफ एक्स के लिए क्या करूंगा, इनकरेक्ट वैल्यू ऑफ एक्स माइनस करूंगा, ये 70 पहली इनकरेक्ट वैल्यू, फिर दूसरी इनकरेक्ट वैल्यू ये भी माइनस करूंगा, और फिर पहली करेक्ट वैल्यू को ऐड करूंगा 60, और फिर दूसरी करेक्ट वैल्यू को ऐड करूंगा, तो ये सही हो जाएगा। y के लिए पहली इनकरेक्ट वैल्यू -72 -69, फिर +70 +65, फिर वो कर लेना आप लोग। अभी देखो, अब इन ये है एक्स वाई, तो पहला इनकरेक्ट पेयर, दूसरा इनकरेक्ट पेयर, पहला करेक्ट पेयर 60 इंटू 70, फिर दूसरा करेक्ट पेयर 70 इंटू 65, उसके बाद यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, तो 70 स्क्वायर -71 स्क्वायर 60 स्क्वायर 70 स्क्वायर, यहाँ पे -72 स्क्वायर -69 स्क्वायर +70 स्क्वायर +65 स्क्वायर। ठीक हो गया। इसको ठीक करेंगे, ये सारे सम मिल गए। नंबर ऑफ पेयर ऑफ वैल्यूज कितनी है, 7। पहले कोवेरियंस निकालेंगे, फिर स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स, फिर स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई, और आर के फॉर्मूले पुट करेंगे। ठीक है, स्टार्ट हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें तो उसने आपको क्या बोला हुआ है, आर की वैल्यू दी हुई है, और फिर उसके बाद उसने रेग्रेशन कोफिशिएंट दिया हुआ है एक, और दूसरा रेग्रेशन कोफिशिएंट यानी y ऑन x आपसे पूछ रहा है। अच्छा, आप एक चीज याद रखिएगा, r भी पॉजिटिव है और एक रेग्रेशन कोफिशिएंट भी पॉजिटिव है, तो दूसरा वाला भी पॉजिटिव ही आने वाला है। ठीक है, तो r होगा 0.562424 इक्वल्स टू 2.523 मल्टीप्लाइड बाय बीटा वाई एक्स। स्क्वायर करें और वहां जाके डिवाइड कर दें, देखिए क्या आंसर आ रहा है। हाँ, 0.1253। ओके बेटा, चार्ली ऑप्शन। अच्छा जी, अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहता है, आपको ये सारे समीशन देने के बाद आपसे कहता है रेग्रेशन इक्वेशन बनाएं फॉर y ऑन x। ठीक है, तो y ऑन x की इक्वेशन क्या होती है बेटा, y इक्वल्स टू a प्लस बीटा वाई एक्स एक्स। अच्छा, बीटा वाई एक्स निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, हाँ, सबसे पहले कोवेरियंस निकालेंगे, कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई निकालें, उसके बाद वेरियंस ऑफ एक्स निकालें, ये दोनों वैल्यूज निकाल के बीटा वाई एक्स के फॉर्मूले में डालें, बताएं क्या आ रहा है। फिर उसके बाद ए की वैल्यू निकालें, वो है बेटा वाई बार माइनस बीटा वाई एक्स और एक्स बार, फिर बताएं क्या आ रहा है।
हाँ जी, डेल्टा ऑप्शन। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो। हाँ बेटा, डेल्टा आंसर बिल्कुल ठीक है। अच्छा बेटा, मेरी तरफ से ना 10-15 मिनट का ब्रेक है, मैं एक काम में फंसा हूँ। 10 मिनट 15 मिनट का ब्रेक ले लो, उसके बाद आ जाओ, फिर जो करना है करते हैं, ठीक है। ओके बेटा, इस 8 का आंसर था डेल्टा। अच्छा बेटा, आप देखें 9 को जरा पढ़ लेते हैं। कहता है कोरिलेशन बिटवीन कार वेट एंड रिलायबिलिटी। कोरिलेशन बिटवीन कार वेट एंड रिलायबिलिटी क्या है, वैल्यू आ रही है 0.3, और ये प्लस में आ रही है। एक बात, प्लस का मतलब ये है कि अगर कार वेट बढ़ेगा तो रिलायबिलिटी भी, और ये कम होगा तो वो भी कम हो जाएगा। प्लस का साइन ये मतलब है। और 0.3 का मतलब है कि कोरिलेशन इतनी स्ट्रांग नहीं है, वीक है। अच्छा, कोरिलेशन बिटवीन कार वेट एंड मेंटेनेंस कॉस्ट इज 0.7 है, ये भी पॉजिटिव साइन के साथ। इसका मतलब है कार वेट बढ़ेगा तो मेंटेनेंस कॉस्ट भी बढ़ेगी, ठीक है, और स्ट्रांग है उसके कंपैरिजन में। ठीक हो गया, ये दोनों चीजें देखो। अब वो कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर ट्रू। इस इंफॉर्मेशन की बेस पे बताएं इनमें से कौन सी इंफॉर्मेशन जो है ना वो करेक्ट है। ओके, कहते हैं हैवियर कार्स टेंड टू बी लेस रिलायबल। यानी पहली स्टेटमेंट में वो कहता है कि अगर कार का वेट ज्यादा होगा तो रिलायबिलिटी कम होगी, क्या ये बात है?
नहीं, गलत है ना। अच्छा, दूसरी, हैवियर कार्स टेंड्स टू कॉस्ट मोर टू मेंटेन। कार का वेट ज्यादा होगा तो मेंटेनेंस कॉस्ट ज्यादा होगी, ये बात ठीक है। तीसरा है बेटा, कार वेट इज रिलेटेड मोर स्ट्रांगली टू रिलायबिलिटी देन टू मेंटेनेंस कॉस्ट। यानी वो कहता है कि कार वेट और रिलायबिलिटी के दरमियान कोरिलेशन स्ट्रांग है एज कंपेयर टू कार वेट एंड मेंटेनेंस कॉस्ट। ये बात भी गलत है, तो ज्यादा है ना, और ये पे दोनों तो हो नहीं सकती। इसका इसलिए हमारा आंसर क्या है बेटा, बी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 10। कहता है देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? पहली स्टेटमेंट, द कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन इज द स्क्वायर रूट। ये स्क्वायर रूट नहीं होता, स्क्वायर होता है ऑफ कोरिलेशन कोफिशिएंट, इसलिए ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट। कहता है द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इज द स्क्वायर ऑफ कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन, ये बात गलत है, ये उसका स्क्वायर रूट होता है। थर्ड में लिखा हुआ है कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन एक्सप्लेन्स द वेरिएबल, ये नहीं करता, कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन करता है, ये बात ठीक। ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, इस क्वेश्चन को अब आप छोड़ सकते हैं, पहले ये क्वेश्चन रेलेवेंट था, अब नहीं है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए बेटा। कहता है इफ 25% of the variations in the value of y are explained by variations in the value of x, then coefficient of correlation is। देखिए ये जो स्टेटमेंट गिवन है, ये वाली यहाँ से लेके यहाँ तक, ये स्टेटमेंट है कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन की। कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन होता है आर का स्क्वायर। आर का स्क्वायर यहाँ पे कितने परसेंट आ रहा है बेटा, 25%, मतलब 0.25। उसके बाद उसने हमसे क्या पूछा, आर। आर क्या चीज होती है, इसका स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट लोगे तो आएगा या तो -0.5 या फिर आएगा +0.5। ये बन जाएगा बेटा चार्ली ऑप्शन। अच्छा, 13 में देखें, कहता है देयर इज अ परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन। परफेक्ट पॉजिटिव, परफेक्ट पॉजिटिव कब होता है? कहता है ऑल द डेटा, हाँ, जब सारे के सारे पॉइंट्स डेटा स्टेट लाइन पर आ जाए। ओके, कहता है ऑल द डेटा पॉइंट्स lie on a scatter diagram in a discrete form। नो, all the data points lie in an exact straight line and a linear relationship exists between the two variables। ये बात ठीक है। तीसरे में क्या कहता है बेटा, all the data points, डिस्क्रीट फॉर्म का मतलब बेटा किसी भी इस तरह से, मतलब किसी खास सिचुएशन, मतलब खास डायरेक्शन में नहीं पड़े हुए, ऐसे ही पड़े हुए, इसका मतलब ये है। अच्छा जी, नेक्स्ट कहते हैं बेटा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। कहता है कि जी the value of coefficient of determination is in the range -1 to +1। coefficient of determination की रेंज होती है 0 to +1, उसमें माइनस वैल्यूज नहीं आती, इसलिए ये स्टेटमेंट में इनकरेक्ट हो गई। The coefficient of determination shows how much variation in the value of y is explained by the variation in the value of x। ये बात ठीक है। फिर वो कहता है if coefficient of correlation is 0 it means there is a perfect correlation। नो, ये भी गलत होगी, तो बीटा ऑप्शन। ठीक है, 15 देखिए। कहता है which of the following statement is correct। If there is a strong relationship between two variables, the points on the scatter diagram would be concentrated around the curve। ये बात ठीक है, इसको कर्व भी बोलते हैं, याद रखना, सिर्फ स्ट्रेट लाइन नहीं, कर्व भी बोल देते हैं।
लीनियर रिग्रेशन एनालिसिस इज यूज्ड टू कैलकुलेट वैल्यूज ऑफ ए एंड बी इन द लीनियर कॉस्ट फंक्शन। ये बात भी ठीक है, ये आपको जो है ना, जब आप जाकर रेग्रेशन वाला पार्ट पढ़ेंगे आपको ये स्टेटमेंट्स मिल जाएंगे। कहते हैं द स्टैंडर्ड रेग्रेशन इक्वेशन इज वाई, ये है वाई इक्वल्स टू ए माइनस बी एक्स। वो होती है बेटा वाई इक्वल्स टू ए प्लस बी एक्स, इसलिए ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, तो बोथ ए एंड बी हो जाए। 16 देखो क्या ढूंढना है आपने, करेक्ट। कहता है इफ देयर इज अ वीक रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स the points on the scatter diagram would be concentrated around a curve। ये बात गलत है, वीक नहीं होता, स्ट्रॉन्ग होता है। इन अ लीनियर रिग्रेशन बोथ वेरिएबल्स आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर, ये बात भी गलत है। ऐसा कब होता है, जब कोरिलेशन हो। कोरिलेशन के केस में दोनों वेरिएबल एक दूसरे पर डिपेंड कर रहे होते हैं। द स्टैंडर्ड इक्वेशन ये नहीं होती, प्लस के साथ होती है। और फोर्थ पार्ट में इन लीनियर regression one variable is considered to be an explanatory variable and the other is considered to be a dependent variable। ये बात ठीक है, एक इंडिपेंडेंट होता है दूसरा एक्सप्लेनेटरी, यानी एक इंडिपेंडेंट होता है एक्सप्लेनेटरी और दूसरा डिपेंडेंट होता है। अच्छा अब यहाँ पे क्या पूछ रहा है बेटा आपसे, आर की वैल्यू पूछ रहा है। आर निकालने के लिए पहले क्या चाहिए आपको, कोवेरियंस, फिर क्या चाहिए, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स, फिर क्या चाहिए, जल्दी से जरा कैलकुलेट कर। नहीं बेटा 0.79 तो कहीं से भी नहीं आ रहा, अल्फा बीटा ऑप्शन बन रहा है, ये बात सही है। कोवेरियंस की क्या वैल्यू आई है बेटा, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स बताओ, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई बताओ।
जी बेटा, आंसर आ गया। ओके जी। 18 देखिए। क्या कहता है बेटा 18 में? ये लिखा हुआ है बेटा, कहता है y इक्वल्स टू 6.93 माइनस 0.38x। अब इसमें जो x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है ना, ये बेटा स्लोप होता है। और याद रखिएगा, y हमेशा स्लोप की वैल्यू से चेंज होता है। यानी फॉर एग्जांपल y इक्वल्स टू 4 माइनस 5x है, लेट्स से, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। यहाँ पर x को आप 0 पुट करो, y की वैल्यू क्या आ जाएगी 4। फिर आप x को 1 पुट करो, अब y की वैल्यू क्या आ जाएगी -1। तो आप ये देखें, जब x में 1 1 यूनिट का चेंज आया तो y में कितना चेंज आया, 5 यूनिट्स कम हो गया, 3 नहीं, 4 से -1 हो गया। ये देखें ना बेटा, ये 4, ये 3, ये 2, ये 1, ये 0, ये -1, ये यहाँ पर आ गया। तो y जो है वो 5 यूनिट से चेंज हुआ और माइनस की वजह से कम हो गया। ठीक हो गया। तो अगर प्लस होता तो 5 यूनिट्स बढ़ जाता। तो ये जो x के साथ नंबर लिखा होता है, y उसी नंबर के हिसाब से चेंज बढ़ता है या कम होता है। माइनस हो तो कम होगा, प्लस होगा तो बढ़ जाएगा। अच्छा, अब x क्या चीज है, हाइट, और y क्या चीज है, वेट। तो कहता है यूजिंग, यानी अब x यानी वेट जब 1 यूनिट बढ़ेगा या 1 kg बढ़ेगा, सॉरी, x जो है वो हाइट है, x क्या चीज है, वो हाइट है, और y क्या चीज है, वो वेट है। तो जब x जो है वो यानी वेट एक, सॉरी हाइट 1 सेंटीमीटर बढ़ेगी, तो उस वक्त y जो है यानी वेट जो है वो कितने केजी बढ़ेगा या कम होगा, 3.38 kg। कहते हैं फॉर ईच सेंटीमीटर इंक्रीज इन हाइट वेट विल डिक्रीज बाय 0.38 kg। यही आंसर है। वेट में कितना चेंज आएगा, जो स्लोप की वैल्यू, और स्लोप की वैल्यू क्या है 0.38, माइनस साइन की वजह से वो डिक्रीज हो जाएगी। दूसरी वाली ऑप्शन इसलिए गलत है कि वहां पे वो इंक्रीज की बात कर रहा है, वो प्लस साइन होता तो ठीक होती। और बाकी चार्ली और डेल्टा इसलिए गलत है क्योंकि वो 6.55 अलग ही वैल्यू है। अच्छा, अब यहाँ पर आ जाए 19 पर। क्या कहते हैं, ओवर अ पीरियड ऑफ 12 मंथ्स इन विच मंथली एडवर्टाइजिंग एक्सपेंडिचर रेंज फ्रॉम 20,000 टू 50,000। अच्छा, एक तो आपने आपको रेंज दे दी 20,000 से 50,000 की, दूसरा उसने आपको एन दे दिया है 12। फिर वो कहता है आपसे, is the correlation between monthly advertising expenditure and monthly sales are 0.8, यानी R की वैल्यू है 0.8। कहता है इस इंफॉर्मेशन की बेस पे बताएं कि इनमें से कौन सी बात जो है वो ठीक है।
अच्छा, कहता है हायर सेल्स आर कॉज्ड बाय हायर एक्सपेंडिचर ऑन एडवर्टाइजिंग। देखो, कोरिलेशन की बेस पे ना कॉजेशन को प्रूफ नहीं किया जा सकता, यानी हम ये नहीं कह सकते कि इसकी वजह से ऐसा होता है। ठीक है, हमेशा एक थर्ड वेरिएबल वहां पर मौजूद होता है, इसलिए ये कॉजेशन का वर्ड या कॉस्ट का वर्ड जब भी आएगा तो उसको तो हम वैसे ही कर देंगे गलत। एक बात। दूसरी बात वो कहता है इफ एडवर्टाइजिंग एक्सपेंडिचर इज इंक्रीज टू 100,000 सेल्स विल इंक्रीज। ये इसलिए गलत है बेटा कि हमारे पास जो रेंज है ना वो है 20,000 से 50,000 की। 20,000 से 50,000 की रेंज है, और उसमें ये है बेटा कि हम ये करते हैं उसने कहा कि अगर ये चीज 100,000 पे चली जाए, यानी रेंज से बाहर निकल जाए, तो आगे लिखा हुआ है सेल्स विल इंक्रीज, सेल्स हर सूरत में बढ़ेगी। ये स्टेटमेंट इसलिए गलत है कि हमने इस डाटा को इस रेंज के अंदर स्टडी किया है। इस रेंज से बाहर जाकर ये ऐसा ही परफॉर्म करेगी, ऐसा ही बिहेव करेगी, हमें नहीं पता। हो सकता है ऐसा करे, हो सकता है ऐसा ना करे। लेकिन इसके स्टेटमेंट में लिखा हुआ है सेल्स विल इंक्रीज, इसलिए हम इसको गलत करेंगे, हमेशा नहीं बढ़ती। उसके बाद चार्ली और डेल्टा दोनों ऑप्शंस करेक्ट हैं। कैसे गलत है? सही है, सॉरी। आर की वैल्यू है 0.8, आर का स्क्वायर क्या बन जाएगा 0.64, और 64% वेरिएशन, ये अभी कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन की स्टेटमेंट बन रही है चार्ली वाली। 64% of the changes in sales from one month to the next can be explained by corresponding changes in advertising expenditure। एक बात। बी में है a correlation coefficient derived from 24 months data would be more reliable than the given above। ये स्टेटमेंट इसलिए करेक्ट है बेटा कि ऊपर n की वैल्यू है 12, यहाँ पर n की वैल्यू हो रही है 24। तो जब हमारा सैंपल साइज बढ़ता है तो हमारे रिजल्ट्स बेटर हो जाते हैं, तो ये बात ठीक है। 20 देखें बेटा, कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट स्कैटर डायग्राम। पढ़कर देखें जरा, ये सारी की सारी बातें ठीक लिखी हुई। हाँ जी, ठीक है। यार मेरी बात सुनो, मुझे ना एक थोड़ा सा बार बार ये थोड़ा सा मैं यहाँ पे स्टक हूँ, तो मेरा ध्यान बार बार हट रहा है। इसको बाकी को कल करें, ठीक है? चल, मिलते हैं फिर इंशाल्लाह। ठीक है बेटा, बाकी काम फिर कल करते हैं। ठीक है बेटा, चलो, अल्लाह हाफिज बेटा।